Hello everyone. So this is the part 1 of a theme 10 that is Kings and Chronicles. तो हम लोग हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक इस चैप्टर का कवर करेंगे. तो आज हम लोग ऑब्वियसली इस चैप्टर की स्टार्ट में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे. तो यू विल नॉट हैव एनी डाउट आफ्टर यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम मी, आई कैन अश्योर यू दैट. सो लेट्स मूव टू द मेन कंटेंट. तो सबसे पहले किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. बेसिकली ये चैप्टर हमें मुगल एम्पायर के बारे में, उसके राजा और उनके बारे में लिखी हुई क्रॉनिकल्स के बारे में हमें बताएगा. बेसिकली किंग के बारे में यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो किंग्स थे, जो मुगल रूलर्स थे, वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव थे, अर्थ थे. ठीक है, एक तरीके से उनको डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, यानी गॉड ने ही स्वयं किंग्स को भेजा है यहाँ पे रूल करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, राजा का जो फंक्शन होता था वो होता था टू एक्ट एज अ यूनिफाइंग फोर्स. मतलब ये है कि इंडिया के बारे में आप जानते हैं कि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है. दे आर पीपल फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ एथनिसिटी, एवरी रिलीजियस कम्युनिटी, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो मेनी डिफरेंट लोकल कल्चर्स. तो इतना सारा डाइवर्सिटी इंडियन लैंडमार्क में मौजूद था दैट मुगल रूलर्स वर सेड टू बी एक्टिंग एज अ यूनिफाइंग फोर्स. मतलब ये है कि राजा का काम होता था कि इन सब डिफरेंट लोगों को एक सूत्र में बांध के रखना. तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने राजा के बारे में देखा कि एक तरीके का उसे गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, और दूसरी चीज उसको एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम करना होता था जो पूरे के पूरे एम्पायर की जनता को एक सूत्र में बांध के रखे. अब ये जो आइडियाज हैं कि वो एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव था और एक यूनिफाइंग फोर्स था, ये जनता तक किस तरीके से पहुंचाए जाते थे? ये पहुंचाए जाते थे विद द हेल्प ऑफ द बुक्स, जिनको हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं. क्रॉनिकल्स बेसिकली एक तरीके के टेक्स्ट हैं जो कि हमें एक सीक्वेंस बताते हैं इवेंट्स का, कि एक साल में ये इवेंट हुआ, फिर उसके अगले साल में ये इवेंट हुआ. तो एक्चुअली दे आर द कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, यानी कि कौन सी सीक्वेंस में इवेंट्स हुए, उसके जो पूरा का पूरा जो उसका रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग क्रॉनिकल्स बोलते हैं. ये जो बेसिकली ये टर्म है, ये मॉडर्न हिस्टोरियंस ने यूज करना शुरू किया था क्रॉनिकल्स. तो क्रॉनिकल्स ऐसे टेक्स्ट हैं जो हमें बताते हैं कि इवेंट्स जो है वो कौन से सीक्वेंस में होते थे. जैसे आपको पता होगा जो मूवीज होती हैं वो डिफरेंट जॉनरास होती है ना, जैसे कि हॉरर जॉनरा हो गया, या रोमांस हो गया, या कॉमेडी हो गया, या एक्शन होगा, ये जॉनरा है. तो ऐसी बुक्स जो कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड बताती हैं, सीक्वेंस बताती हैं कि कौन से सीक्वेंस में इवेंट्स में, उनको क्रॉनिकल्स बोलते हैं. और इन्हीं क्रॉनिकल्स के थ्रू ये जो आइडियाज थे कि राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है और वो एक यूनिफाइंग फोर्स का काम करता है, ये लोगों तक पहुंचाया जाता था. ओके, अब इन क्रॉनिकल्स को लिखने का काम कौन करता था? बेसिकली ये जो काम करते थे ये कोर्ट के हिस्टोरियंस करते थे. कोर्ट मतलब वो प्लेस जहाँ पे राजा का वर्चस्व होता था, राजा सबसे ऊपर होता था. तो उसके कोर्ट में जो हिस्टोरियंस थे उनको अपॉइंट किया जाता था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि आपको ये क्रॉनिकल्स लिखनी है. एग्जाम्पल इसका ये है, जैसे अकबर का एक बहुत ही फेमस दोस्त था जिसको हम लोग जानते हैं अबुल फजल. अबुल फजल ने अकबर के कहने पे जो किताब लिखी उसको बोलते हैं अकबरनामा. ठीक है, अकबरनामा पूरा का पूरा रिकॉर्ड है अकबर के रेन के बारे में, कि अकबर ने किस तरीके से कौन से अचीवमेंट्स लिए, कौन से वॉर जीते, किस तरीके से अपना एम्पायर उसने ऑर्गेनाइज किया, लोगों के बीच में उसने हारमोनी कैसे बनाई. ये जो सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली अबुल फजल के जो लिखी हुई क्रॉनिकल है अकबरनामा उसमें दी हुई है. तो इस तरीके से हर राजा ने अपने कोर्ट में जो मौजूद हिस्टोरियंस थे उनमें से किसी एक को चुना ताकि वो उनके बारे में क्रॉनिकल लिख सकें. तो क्रॉनिकल लिखने का काम ऑब्वियसली हिस्टोरियंस के पास था, तो उनका जो पहला फंक्शन हो गया वो हो गया राइटिंग. दूसरा चीज हिस्टोरियंस का काम ये भी था कि वो डिफरेंट रीजन्स में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें. जब आप कोई बुक लिखते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सारे फैक्ट्स मौजूद हैं. तो अगर आप कोई बुक लिख रहे हो तो डिफरेंट रीजन में राजा के बारे में कौन क्या बात करता है, राजा कितना पॉपुलर है, राजा ने किसी एरिया में कौन सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करे हैं, ये सारी चीजें भी कलेक्ट करने का काम हिस्टोरियंस करते थे. और ये जो इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करते थे इससे राजा को काफी फायदा होता था. द रीजन बीइंग कि राजा को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उसको गवर्नेंस करने में इजी फील होता था. अब ये जो क्रॉनिकल्स हैं जो पहले उस टाइम पे लिखे गए थे, एक तरीके से ये हमारे लिए आज के लिए एक बहुत बड़ा बून है. अगर ये किताबें मौजूद नहीं होती
तो हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि पास्ट में क्या हुआ है। जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास कोई रिटन टेक्स्ट नहीं है, अगर है भी तो हम उनको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, हम उन्हें पढ़ ही नहीं पाए, तो हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो ये जो क्रॉनिकल्स हैं ये आज के हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन बुक से हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम के राजाओं की आइडियोलॉजीज क्या थी, वो क्या किस तरीके से सोसाइटी को देखना चाहते थे, उनके बारे में भी हमें मालूम पड़ता है। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स पे आ जाते हैं। अब ये जो मुगल टर्म है, क्या मुगल अपने अपने बारे में मुगल अपने आप को मुगल ही बुलाते थे? नो, मुगल अपने आप को कभी भी उन्होंने मुगल टर्म से नहीं बुलाया। ये बेसिकली जो टर्म है मुगल, ये एक्चुअली यूरोपियंस ने दिया था 16th सेंचुरी में। ओके, तो मुगल टर्म जो है, जब हम मुगल के बारे में सुनते हैं, अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, इनकी याद आ जाती है, पर इन राजाओं ने कभी भी अपने लिए मुगल शब्द इस्तेमाल नहीं किया। ये बेसिकली यूरोपियंस ने भारत में आके मुगलों के लिए इस्तेमाल किया। तो ये जो मुगल टर्म है ये इन्होंने कहाँ से लिया? ये बेसिकली इन्होंने मंगोल से लिया। आप जानते हैं एक जगह है मंगोलिया जो कि सेंट्रल एशिया के ही रीजन में आती है। तो यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे, एक बहुत ही फेमस राजा है चेंगिस खान। ठीक है, ये आज तक के टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट मंगोल राजा बोला जाता है। और उसी की तरह एक और मंगोल राजा था जिसको हम तिमोर बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के जो सक्सेसर थे उनमें से एक था बाबर। और ये जो बाबर था इसी ने भारत में आके मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश किया था 1526। तो क्योंकि बाबर जो था वो मंगोल का ही सक्सेसर था, तो मंगोल टर्म से ही यूरोपियंस ने मंगोल को चेंज करके मुगल कर दिया। और फाइनली ये जो लोग थे ये मुगलों के नाम से जाने लगे। अगर ये लोग अपने लिए मुगल टर्म यूज नहीं करते थे तो ये अपने लिए कौन सा टर्म यूज करते थे? तो ये अपने लिए यूज करते थे तिमुरिद। तिमुर हमने देखा कि तिमोर, क्योंकि ये इसका प्रेडेसेसर था बाबर का, तो ये अपने लिए तिमोर यूज करते थे। क्योंकि तैमूर भी उस टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर था जिसने इंडिया पर अटैक किया था। जब दिल्ली सल्तनत राज कर रहा था उसने भारत पर अटैक किया था और उसने दिल्ली सल्तनत को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। तो इसलिए ये जो मुगल्स थे जिनको हम मुगल बोलते हैं, ये अपने आप को तिमुरिद बोलते थे, यानी कि अपने आप को तिमूर का सक्सेसर बताते थे। ओके, अब यहाँ पे यूरोपियंस ने जो मुगल टर्म इस्तेमाल करना शुरू किया। अब ये मुगल टर्म को तोड़ मोड़ के बहुत सारे लोगों ने यूज करा। सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है मोगली। मोगली का नाम आप सबने सुना होगा, एक बुक है जंगल बुक जो कि रडियार्ड किपलिंग ने लिखी है, उसी का कैरेक्टर है मोगली। तो कहा जाता है कि ये मोगली टर्म जो रडियार्ड किपलिंग ने अपनी किताब में लिखा है, ये भी मुगलों का ही एक करप्टेड वर्जन है। उन्होंने ये जो टर्म है ये मुगल से लिया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू बाबर। अभी अभी मैंने बोला कि बाबर ने मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया इंडिया में, पर बाबर को इंडिया में आने की जरूरत क्या पड़ी? अब बाबर के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि बाबर एक्चुअली, ये जो आप येलो पोर्शन देख रहे हैं ये है उज्बेकिस्तान। तो इस एरिया में एक छोटी सी जगह थी फरगना। तो बाबर के जो फादर थे वो इस फरगना पर राज करते थे। पर जब बाबर की चांस आई कि वो राजा बने, तभी उज्बेक ने फरगना पर अटैक कर दिया और बाबर को वहां से जाना पड़ा। अब बाबर के पास कोई चारा नहीं था, बाबर यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता था, उसके पास इतनी आर्मी नहीं थी। तो बाबर ने सोचा कि क्यों ना वो साउथ में आए। साउथ में सबसे पहले ये आया ऑफकोर्स अफगानिस्तान, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया काबुल में, जो आज के अफगानिस्तान का कैपिटल भी है। और बाबर जब यहाँ पे एस्टैब्लिश किया तो इसने देखा कि इंडिया में तो बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया है। तो बाबर को एहसास हो गया कि अगर वो इंडिया पे अपना कब्जा कर ले और यहाँ की जो टेरिटरी है और रिसोर्सेज है वो अपने कब्जे में कर ले, तो हो सकता है फ्यूचर में कभी उज्बेकिस्तान वापस जाके फरगना को दोबारा से हथिया सके। तो इस उम्मीद से बाबर फिर इंडिया आ गया। इंडिया में उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत चल रहा था और दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोधी उस टाइम पे इंडिया पे आगरा में रूल कर रहा था। और इसी टाइम पे 1526 में बाबर ने इंडिया पे अटैक किया। इब्राहिम लोधी को इसने हराया और जो बैटल यहाँ पे लड़ी गई उसको बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत। तो ये पानीपत का पहला वॉर था और इसी बैटल के थ्रू बाबर ने अपने आप को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से भारत पर मुगलों का राज शुरू हो गया। और मुगल हम जानते हैं कि 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था तब तक भी मुगलों का ही राज इंडिया पे रहा। अब बाबर के बाद उसका सन रूल करने आता है, तो ये होता है हुमायूं। तो हुमायूं बड़े आराम से 10 साल यहाँ पे रूल करता है 1530 से 1540। पर यहाँ पे जब वो रूल कर रहा था और ये अपनी
टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, इसका सामना होता है फॉर्मिडेबल एडवर्सरी से, और ये था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में आपने सुना होगा, रुकिया, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये सारे जो टर्म्स हैं ये शेरशाह सूरी से ही जुड़े हुए हैं। तो शेरशाह सूरी जो कि एक अफगान था, इसने हुमायूं को 2 बैक टू बैक बैटल्स में हरा दिया, इतनी बुरी तरीके से हराया कि हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। इसका मतलब ये था कि मुगल एम्पायर जो हम जानते हैं इतने सदियों तक यहाँ पे रूल करता रहा, उस एम्पायर के रूल में भी एक ब्रेक लगा दिया था शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हरा दिया, मुगल एम्पायर को यहाँ पे खत्म कर दिया, और 1540 से शुरू हो गया भारत में सुर एम्पायर। पर हुमायूं लकी था, उसको यहाँ पे ईरान में, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ईरान दिख रहा होगा, पहले इंडिया आता है, फिर उसके वेस्ट जाओ तो पाकिस्तान आता है, फिर कहीं पे ईरान आता है, तो ये आप ईरान देख रहे हैं। तो बेसिकली जो ईरान था, यहाँ पे जो रूलर्स रूल कर रहे थे वो थे सफावी। ओके, अब ये जो सफावी थे, जब हुमायूं यहाँ से भागा तो इन सफावियों ने ही हुमायूं को यहाँ पे रेफ्यूज दिया। तो जब तक शेरशाह सूरी भारत पे रूल करा था, हुमायूं सफावियों की ही कस्टडी में था, वो वहीं पे रहता रहा। और फाइनली जब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई, और शेरशाह सूरी के जो सक्सेसर्स थे, जो उसके बाद के जो राजा बने, वो बहुत ही ज्यादा वीक थे, एफिशिएंट नहीं थे, तो हुमायूं लकी हो गया, उसको मौका मिल गया कि वो भारत वापस आ जाए, और फिर से हुमायूं वापस आया, और 1555 में इसने दोबारा से मुगल राज्य को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया। बट हुमायूं ज्यादा लकी भी नहीं रहा, क्योंकि विद इन 1 ईयर, यानी कि एक ही साल के अंदर हुमायूं की डेथ हो गई। हुमायूं ने एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसका नाम था दीन पनाह के स्टेयर्स से फिसल के हुमायूं की डेथ हो गई। तो एक ही साल के अंदर ये भारत वापस आकर भी यहाँ पे ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। अब हुमायूं के बाद मुगल एम्पायर का सबसे इम्पोर्टेंट राजा आता है, जो है जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर ने ना सिर्फ मुगल एम्पायर को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया, मुगल एम्पायर की जो जड़ें थी यहाँ पे और ज्यादा डीप करी, बल्कि जो लोग इंडिया के ऊपर घात लगाए बैठे थे, यानी कि उज़्बेक और ईरानी जो सफावी थे, वो इंडिया पे घात लगाए बैठे थे कि किसी तरीके से उनको मौका मिल जाए और ये इंडिया पे अपना राज जमा ले। पर अकबर ने इनकी जो सारी कोशिशें थी उनको नाकाम कर दी, और इसीलिए जो अकबर है वो बहुत समय तक यहाँ पे रूल करता रहा, यानी कि 1556 से 1605 तक ये यहाँ पे रूल करता रहा। ऑलमोस्ट 50 इयर्स अकबर यहाँ पे रूल करता रहा। अकबर के बाद उसका बेटा आता है सलीम। सलीम आप जानते हो, सलीम और अनारकली की स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है। सलीम ने ही टाइटल लिया जहांगीर का, और इसने रूल किया 1605 से 1627 तक। जहांगीर के बारे में ये बोलते हैं कि जहांगीर बाद के सालों में बहुत ज्यादा वीक हो गया था, मदिरा पान और इन सब चीजों में ज्यादा घुस गया था। इसी वजह से जो उसकी वाइफ थी नूर जहां, जिसको एक बहुत ही खूबसूरत रानी बोला जाता है, उसने जो जहांगीर है उससे काफी हद तक पावर्स ले ली थी और मोस्टली डिसीजंस वो लेती थी। तो जहांगीर के बाद आया उसका जो बेटा था शाहजहां। शाहजहां ने रूल किया 1627 से 1658 तक। ऑलमोस्ट इसने 30 साल इसने भी रूल किया। शाहजहां के टाइम पे बोला जाता है कि जो भारत का जो आर्किटेक्चर था, एग्जाम्पल है ताजमहल, तो भारत का जो आर्किटेक्चर था वो अपने पीक पे था। इससे पहले इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स भारत में नहीं बनाई गई। तो शाहजहां ने रेड फोर्ट, ताजमहल जैसी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई, और इसीलिए इसके टाइम को आर्किटेक्चर की पीक बोला जाता है। शाहजहां के बाद उसका बेटा यहाँ पे राज करता है औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम को इतना अच्छा नहीं बोला जाता, क्योंकि एक क्रूअल राजा के तरीके से यहाँ पे जाना जाता है। इसके बावजूद औरंगजेब ने ऑलमोस्ट 50 साल रूल किया, 1658 से लेके 1707, और यही टाइम पीरियड था, यानी औरंगजेब मुगल एम्परर्स की लिस्ट में आखिरी सबसे ग्रेट रूलर था। औरंगजेब के बाद मुगल और भी रूलर्स आए, तो ये जो रूलर्स थे जो मुगल एम्पायर को रूल करते हैं आफ्टर औरंगजेब, इनको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लेटर मुगल्स। अब ये जो लिस्ट है लेटर मुगल्स की, ये बहुत लंबी है, यानी कि ऑलमोस्ट 13 किंग्स जो हैं वो बाद में मुगल रूलर्स होते हैं, पर ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इन्होंने मुगल एम्पायर के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं। आखिरी जो मुगल रूलर था जिनके बारे में हम बात करते हैं, उनका नाम था बहादुर शाह जफर टू। तो ये जो बहादुर शाह जफर है, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यही थे आखिरी मुगल बादशाह। इसके बाद जो मुगल का दर्जा, जो टाइटल यूरोपियन ने दे रखा था मुगलों को, ये उनसे वापस ले लिया जाता है, क्योंकि बहादुर शाह जफर के टाइम पे ही
1857 का रिवोल्ट होता है और बहादुर शाह उसको सपोर्ट करते हैं। तो 1857 के रिवोल्ट को जब यूरोपियंस उसको ऑप्रेस कर देते, पूरी तरीके से सप्रेस कर देती हैं, तो ये बहादुर शाह को सबसे पहले उसके सन को मौत के घाट उतारते हैं और उसके बाद बहादुर शाह को रंगून भेज देते हैं उम्र कैद के लिए। तो इसी तरीके से जो मुगल एम्पायर होता है वो भारत में खत्म हो जाता है और इसी तरीके से शुरू हो जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट, जो कि यूरोपियंस की हिस्ट्री मानी जाती है। तो ये था आज का पहला पार्ट जिसमें हमने किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर ये फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।